हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से मिलते हैं और आगे क्या करेंगे आज हम लोग, तो मैं आज आपको बताऊं कि मैं आप लोगों को 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रही हूँ। ओके, अभी मैंने कुछ दिन पहले 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था और ये मैं कौन सी बुक्स पढ़ा रही हूँ, केवल अभी NCERT। ठीक है, जिन स्कूल्स में NCERT बुक्स हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी NCERT बुक है 8th क्लास की। देखिए, रुचिरा। ठीक है, हमने 7th क्लास की भी रुचिरा ही पढ़ी थी, लेकिन उसका द्वितीय भाग था, सेकंड, और ये है तृतीय भाग। ठीक है, अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्य पुस्तकम। ठीक है, राम दोनों का ही रुचिरा है, वो सेकंड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट है। ठीक है, और उसका भी फर्स्ट चैप्टर जो था वो सुभाषितानी था, इसका भी फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानी है। इसलिए आप लोग जब भी अपना चैप्टर खोलें तो उससे पहले अपनी क्लास देख लें। ठीक है, 7th वाले 7th वाला ही चैप्टर पढ़ें, 8th वाले 8th वाला ही पढ़ें। ठीक है, क्योंकि दोनों के चैप्टर के नेम सेम है ना, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कौन सा आ गया। ठीक है, तो दोनों ही सेम चैप्टर हैं, श्लोक अलग अलग हैं उनमें, है ना। तो आप ऊपर डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ोगे तो क्लास 7th लिखी होगी तो 7th वाले वो पढ़ना, 8th लिखी हो तो 8th वाले वो पढ़ना। ठीक है, और इसके अलावा पहले भी मैंने वो सब डाले हुए हैं ग्रामर पोर्शन, वो तो सबके लिए कॉमन था, है ना। तो उसमें तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं, कारक, लिंग, वचन, धातु, पुरुष। ठीक है, तो ये सब आप उसमें से रिवाइज करते रहिए। जितना ज़्यादा वीडियोस देखेंगे उतने ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे आप स्टार्टिंग बेसिक में। ठीक है, और फिर आप चैप्टर्स पढ़िए, एक एक दो दो चैप्टर्स हर लेसन के मैं भेज रही हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद हम कोई ना कोई टॉपिक वापस फिर ग्रामर का ले लेंगे। और यदि आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज़ की क्लास वाइज, या कोई और आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं पहले, ठीक है, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग, तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख के भेज सकते हैं कि मैम आप पहले ये टॉपिक ले लो। तो पॉसिबल हो सकेगा तो मैं आपकी ज़रूरत से वो पूरा करूँगी। ओके, तो फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रथम पाठ। ठीक है, प्रथम पाठ का नाम है सुभाषितानी। जैसा कि मैंने 7th क्लास में बताया था, यदि आपने पढ़ा होगा तो, और नहीं तो मैं फिर से बता रही हूँ कि सुभाषितानी का मतलब क्या होता है, सुधन भाषित। ठीक है, यहाँ पे सुभाषित मतलब सुधन भाषित। ये देखो आगे डिस्क्रिप्शन में देख भी रखा है इसमें कि सुभाषित शब्द सुधन भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, और भाषित का अर्थ होता है वचन। ठीक है, इस तरह से सुभाषित का अर्थ क्या हो गया, सुंदर वचन। प्रस्तुत पाठ में यहाँ पे ये सब जो दे रखे हैं ये क्या है, आपके ये ग्रंथों के नाम है। ठीक है, ये संस्कृत के ग्रंथ हैं बड़े बड़े, सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम। पंचतंत्रम सबने सुना है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। ठीक है, शेर चूहे बिल्ली को लेके, ठीक है, पशु पक्षियों को लेके इसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, और वो भी मॉरल देने वाली। ठीक है, से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो है कभी कभी इससे बन जाता है, बोर्ड क्लास हो, यदि आपके बोर्ड RBC है तो आपके बोर्ड में क्या बन जाएगा कि ये जो शिशुपाल वध है, पंचतंत्र है, ये क्या है, तो ये संस्कृत के ग्रंथ हैं। ठीक है, और ये जितने भी श्लोक हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो वो इनमें से लिए गए हैं। सुभाषित का अर्थ क्या होता है, तो अच्छे वचन होता है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। पहला श्लोक देखिए आप लोग, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः। ठीक है, तो अर्थ देखिए कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति। ठीक है, गुण जो होते हैं, गुण होते हैं ना इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण होता है। गुणज्ञेषु गुणों को जानने वालों में। ठीक है, गुणज्ञ मतलब जानने वाले। ठीक है, गुणों के जानने वालों में शु आ रहा है तो सप्तमी आ गई, तो गुणों के जानने वालों में। गुणा भवन्ति गुण होते हैं। कुल मिला के इस लाइन का अर्थ क्या हो गया, गुण वहीं पर ही गुण होते हैं जो गुण के जानने वाले होते हैं। ठीक है, गुण के जानने वाले लोगों में ही गुण अंदर विद्यमान होते हैं। जो गुण को जानता है वो ही उसके अंदर ही गुण विद्यमान होते हैं। समझ में आ रही पहली लाइन अच्छे से, कि यहाँ पे क्या बोला कि गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण को जानने वालों में ही गुण गुण होते हैं। ठीक है, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, वे
निर्गुण को प्राप्त होकर, ठीक है, कौन जो गुण है वो यदि निर्गुण को प्राप्त हो जाए, जिसमें गुण नहीं है, तो वो भी क्या हो जाते हैं, दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में कि जो गुण होते हैं, जैसे आप उदाहरण से समझिए कि जैसे धन है, ठीक है, धन कहाँ पे रहता है, धन किसके पास सुरक्षित रहता है, जो उसकी कीमत जानता है। ठीक है, जो उसकी कीमत नहीं जानेगा तो वो उसको क्या कर देगा, उड़ा देगा, वेस्ट कर देगा, है ना, उसका अपव्यय करेगा। तो ऐसे ही तो धन कहाँ पे रहा, जिसके पास उसको सहेजने के लिए दिमाग है, वो उसको सहेज के रखता है, तो उसके पास धन आता भी रहता है, जाता भी रहता है और अच्छे से यूज़ होता है। और जो लोग धन को सहेज करके नहीं रखना जानते हैं, उनके पास क्या हो जाता है, धन आके भी ऐसे ही चला जाता है और फिर से वापस निर्धन हो जाते हैं। ठीक है, धन आया भी था खूब सारा, लेकिन उन्होंने उसको सहेज के नहीं रखा, तो वो कहाँ चला गया, फिर से वापस अपनी जगह पे चला गया और वो फिर से व्यक्ति कैसा हो गया, निर्धन हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी गुणों की बात हो रही है, धन की बात नहीं हो रही, यहाँ गुणों की बात हो रही है कि जो गुण होते हैं वो गुण को जानने वालों में ही गुण होते हैं। वो यदि निर्गुण को प्राप्त हो जाएं, किसी निर्गुणी व्यक्ति के पास चले जाएं, तो वो दोषा भवंती, दोष में दोष हो जाते हैं, वो दोष में परिवर्तित हो जाते हैं, वो गुण भी क्या बन जाते हैं, दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, लेकिन आप किसी खराब बच्चे के पास बैठने लग गए, बुरे व्यक्ति के पास बैठने लग गए, जो कि अच्छी बातें नहीं करता है, तो आपके अंदर के गुण जो है वो भी कैसे परिवर्तित हो जाएंगे, दोष हो जाएंगे वो भी। ठीक है, आपको लगेगा अरे मैं क्यों इतना आदर्शवादी रहूं, या जब ये इतनी मस्ती से जी रहा है, तो उसकी बुरी आदतें आप स्वीकार कर लोगे और वो जो गुण थे आपके, वो सब दोष में परिवर्तित हो जाएंगे। आई थिंक अब आपको दोनों लाइन अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, कि गुण को जानने वालों में ही गुण होते हैं, वे निर्गुण को प्राप्त होकर दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। अब एक उदाहरण के द्वारा बताया, जो मैंने इतने सारे उदाहरण दिए ना, एक उदाहरण और देखो कि सुस्वादु तोया प्रभवंती नद्यः, जो नदियाँ होती हैं ना, नदियाँ, ठीक है, सुस्वादु तोया, सुस्वादु यानी स्वादिष्ट, तोय मतलब पानी, पानी से युक्त होकर प्रभवंती यानी बहती है। नदियों का जल कितना मीठा होता है ना, जो स्वच्छ नदियाँ बह रही होती हैं बिल्कुल निर्जल, तो वो उनका जो तोय मतलब जो जल होता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है, सुस्वादु तोया। हम कहीं भी घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं, बीच में यदि नदी पड़ती है तो हम बेझिझक होकर उस नदी का पानी हम पी लेते हैं। ठीक है ना, हम आराम से उसमें से ले लेके और पानी पी लेते हैं, बॉटलें भर लेते हैं अपनी, ठीक है, और अपना हाथ मुंह धो लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि नदियों का जल जो होता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है। ठीक है, और वो स्वादिष्ट जल को लेके प्रभवंती बहती हैं। लेकिन समुद्रम आसाध्य, जब वो समुद्र में मिल जाती हैं, नदियाँ कहाँ जाके मिलती हैं, सारी समुद्र में मिलती हैं। ठीक है, नदियों का अंतिम प्रवाह लास्ट कहाँ होता है, समुद्र में जाके मिल जाना। हर नदी कहीं ना कहीं जाके समुद्र में मिल रही होती है। ठीक है, तो समुद्र में वो आसाध्य हो जाती हैं, जब वो चली जाती हैं तो भवंती अपेया, तो वो अपेय हो जाती हैं, बिना पीने योग्य। समुद्र का क्या क्या खासियत है कि वो खारा होता है। ठीक है, तो पानी पीने योग्य रहेगा क्या नदियों का, नहीं रहेगा, क्योंकि जब वो समुद्र में चली गई तो उनका पानी कैसा हो गया, उनका मीठा पानी भी ना पीने योग्य भवंती यानी हो जाता है। तो आगे बात समझ में, पहले वो मीठी थी, उनका गुण क्या था, मीठा पानी देना, लेकिन जैसे ही वो खारे समुद्र में मिली, उनका मीठा पानी भी कैसा बन गया, खारा बन गया और अपीने योग्य हो गया। तो ऐसे ही गुण भी यदि गुणी व्यक्ति में है तो ही वो गुण है, यदि निर्गुण में चले गए तो वो दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। आई थिंक बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी बात। ठीक है, सेकंड देखिए, सेकंड श्लोक देखिए, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भाग्येयं परमं पशूनाम। ठीक है, देखो बहुत अच्छी सी बात कही इसमें कि जो व्यक्ति साहित्य कहते हैं किसको, जो लेख आदि को पढ़ना, अच्छी अच्छी जो बातें होती हैं उनको पढ़ना, संगीत कहते हैं सब जानते हैं, म्यूज़िक है ना, अच्छा संगीत सुनना, संगीत के बारे में नॉलेज रखना, कला मतलब कोई सी भी कलाएं हो सकती हैं, वो चित्रकला हो सकती है, नृत्य कला हो सकती है, कोई सी भी कला। ठीक है, सब में कोई ना कोई कला होती है। ठीक है, तो वो कला से जो विहीन होता है, विहीन मतलब जिनमें ये सब है ही नहीं, ना तो उसको पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, ना उसे कोई म्यूज़िक अच्छा लगता है, ना उसे कोई ड्राइंग अच्छी लगती। ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता हो, जो इन सारी कलाओं से क्या है, विहीन हो। ठीक है, जिसमें इसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो, वो किस प्रकार से माना गया है,
साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीनः, वो साक्षात पशु के समान है, ठीक है। और पशु भी किस प्रकार का, जिसकी न तो पूंछ है और विषाण मतलब जिसके सींग भी नहीं है, हीना मतलब नहीं है, ठीक है, जिसकी पूंछ और सींग दोनों ही नहीं है, ऐसा वो साक्षात पशु है। क्योंकि पशु के तो फिर भी सींग और पूंछ होते हैं, है ना। पशु से क्यों तुलना की, क्योंकि पशु को ना तो साहित्य पढ़ने में रुचि होती है, ना संगीत जानता है, और ना वो किसी कलाओं में निपुण होता है ना। लेकिन तो उसके लेकिन फिर भी पूंछ और सींग तो होते हैं। लेकिन मानव मनुष्य जो है उसके बारे में तो बताया कि जिसके पास साहित्य संगीत कला नहीं है, वो तो ऐसा पशु है जिसके पास पूंछ और सींग भी नहीं है, ठीक है। जो तृणम न खादनपि जीवमान, पशु तो फिर भी तिनका विनका खा के जीवित रहते हैं, ठीक है, घास खा लेते हैं तो भी जीवित रहते हैं। वो मनुष्य जो है तृणम न खादनपि, तिनका भी नहीं खाते हुए भी वो जीवमानः, जीवित है, ठीक है। वो तिनका भी नहीं खाता है और फिर भी वो जीवित है। तद भाग्यम परमम पशु नाम, उसके भाग से तो श्रेष्ठ है, परम यानी श्रेष्ठ है, किसका, पशुओं का भाग्य। पशुओं के भाग्य को श्रेष्ठ बताते हुए कहा गया है कि उसके भाग्य से तो श्रेष्ठ पशुओं का भाग्य है। कैसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके पास ये सब नहीं है लेकिन फिर भी उसके पास पूंछ और सींग है, कहने को पशु तो कहला रहा है कम से कम, ठीक है, और वो तिनका खाते हुए भी जीवित है, ठीक है। और यहाँ पे तो सब उल्टा पुल्टा है मनुष्य के लिए तो, क्योंकि यहाँ पे उसके पास साहित्य संगीत कला नहीं है यदि, तो वो साक्षात पशु है, वो भी बिना पूंछ और सींग का। और जो तृणम न खादानपि, जो कि तिनका नहीं खाते हुए भी जीवित है, उसके भाग्य से तो पशुओं का भाग्य श्रेष्ठ है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्रिः, नष्टक्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्यः। ठीक है, देखो लुब्धस्य नश्यति, मैंने क्या कहा आपको कि श्लोक जो होते हैं ना वो बहुत आप बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों आपके क्लासेस में डाले जाते हैं ये श्लोक, जिससे कि इनसे आप भी कुछ सीखो, अपने जीवन में इनको उतारो, ठीक है ना। तो ये श्लोक भी कुछ इसी तरीके का है कि लुब्धस्य नश्यति, लोभी व्यक्ति का नष्ट हो जाता है यश, यशिनी प्रसिद्धि, ठीक है। जो लोभी व्यक्ति होते हैं ना, लालची व्यक्ति होते हैं, उनका यश नष्ट हो जाता है, ठीक है, उनकी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। और जो पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगलखोर होते हैं, पिशुन मतलब जो चुगलखोरी करने वाले होते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी मित्रता समाप्त हो जाती है। हम मित्र पे विश्वास करके कोई बात करते हैं ना, और यदि कोई मित्र ऐसा हो जो चुगलखोर हो कि आपकी बात सुन के किसी और को कह दे जो ना कहने योग्य थी, तो वो कितनी गलत बात हो जाती है ना। तो जो ऐसा चुगलखोर होता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। थोड़े टाइम बाद हम ऐसी मित्रता उससे नहीं करते, हम उससे अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे क्या होता है कि नष्ट क्रियस्य कुल, ठीक है, जिसकी क्रियाएं नष्ट हो गई हैं, जिसने कर्म करना ही छोड़ दिया हो, काम करना ही छोड़ दिया हो, क्रिया मतलब काम करना, जिसने काम करना छोड़ दिया उसका कुल समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आज आपके पापा हैं जो सारे अपने घर के लोगों को संभाल रहे हैं, वंश को संभाल रहे हैं, ठीक है, आप उनके बेटे हो, आपको संभाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। यदि आपके पापा काम करना बंद करके आलसी हो जाएं कि मुझे तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, थोड़े टाइम तक तो हम जो उन्होंने कमाया उससे खा पी लेंगे, ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, धन का आवागमन कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और थोड़े दिन बाद बिल्कुल क्या हो जाएगी, जब क्रियाएं नष्ट हो गई तो आपका कुल भी समाप्त होने लगेगा, आप भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और जब आप आगे नहीं बढ़ोगे तो आपका कुल जो है अर्थात आपका वंश भी वहीं की वहीं स्थिर रह जाएगा, और वो भी नहीं बढ़ेगा। जिसने क्रियाएं नष्ट बंद कर दी वो अपने वंश को भी, कुल को भी आगे की ओर नहीं ले जा सकता। तभी तो आपके पापा हमें कहते रहते ना, बेटा हम लोगों ने इतना स्ट्रगल किया, तुम मत करो, तुम पढ़ो, ठीक है, तुम आगे बढ़ो, तुम डॉक्टर बनो, अपनी स्टेबिलिटी लेके आओ, कहीं ना कहीं कुछ लग जाओ। क्यों कहते रहते हैं आपके पापा मम्मी ऐसा? क्योंकि वो जानते हैं यदि आप लोगों को मोटिवेट नहीं करेंगे, आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे, तो आप आगे अपने वंश को कैसे बढ़ा पाओगे, ठीक है। वंश से मतलब यहाँ पे केवल ऐसा नहीं होता है कि हम आगे आगे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ोतरी करते जाएं। यहाँ वंश से मतलब होता है कि आप अपने वंश में आगे कैसे यश प्राप्ति करोगे, कैसे अपने कुल में नाम करोगे, ठीक है, कैसे आपका वंश पहचाना जाएगा कि हाँ भाई आप बहुत अच्छे घर के हो, और उस वंश का तो वो बच्चा तो बहुत आगे निकला था, तभी तो प्रसिद्धि फैलती है ना। तो आपकी क्रियाएं यदि नष्ट हो गई तो कुल भी नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, कोई आपको जानेगा पहचानेगा नहीं, आप एक जगह स्थिर हो जाओगे, ठीक है।
इसी प्रकार से आगे देखो, अर्थपरस्य धर्म, जो केवल अर्थपरस्य है, जो केवल धन के बारे में ही सोचता है, केवल उसके अंदर धन की ही कामना है, जो केवल धन अधिक कमाने के लिए ही लगा रहता है, उसका धर्म क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उसका दिमाग क्या होता है, केवल धन की ओर ही चला जाता है। वो अच्छे कार्यों और धर्म की बातों में उसका ध्यान जाता ही नहीं है, और वो केवल उसका क्या होता है, धन ही धन करते करते वो अपने धर्म की ओर से बिल्कुल विमुख हो जाता है। ठीक है, तो उसका धर्म जो है वो नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिन किसको कहते हैं, जिनमें बुरी लत लग जाती है, बुरी आदतें हो जाती हैं। व्यसनिन किसको कहते हैं, जो बुरी आदतों वाले होते हैं। ठीक है, आप बच्चों में भी कई बार बुरी आदतें लग जाती हैं। ठीक है, कभी कभी कोई लोग स्मोकिंग करने लग जाते हैं, कोई बुरी दूसरी और लतें लग जाती हैं, चोरी करना, डाका डालना। ठीक है, या और बहुत सारी समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, उनमें से कुछ भी आप में लग जाती है तो आपके जो विद्या का फल है वो भी नष्ट हो जाता है। आपने जो भी अब तक विद्या प्राप्त की उसका सारा फल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने बुरी आदत जो है वो इतनी पनप जाएगी कि आपको वो विद्या को आगे बढ़ने नहीं देगी, और जो आपने अच्छी बातें सीखी वो सब आपके अंदर दबी रह जाएंगी, और उसका फल जो आपको मिलने वाला था विद्या से प्राप्त करके, देखो कहीं ना कहीं कुछ भी जो भी सीखते हैं ना कहीं काम आता है। ठीक है, आज आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे हो, ठीक है, आप ये श्लोक पढ़ रहे हो, आप हो सकता है और भी जगह आपने पढ़े होंगे, है ना, श्लोक किसी और टीचर से भी पढ़े होंगे, तो हो सकता है जो उन्होंने बताया उनमें से कुछ बात आपको ऐसी घर कर गई होगी कि हाँ ये मैम ने ये बात तो बहुत ही अच्छी बताई। कुछ मेरा सुनोगे, हो सकता है मेरा अलग लगे और आपको लगे हाँ ये बात तो उन मैम ने बताई ही नहीं थी। ठीक है, इस तरह से तो हमने कभी सोचा ही नहीं था इस लाइन के बारे में। ठीक है ना, तो आपने इस समय अभी, आप बहुत छोटे बच्चों, अभी 8th क्लास में हो, ठीक है, आपने अभी इस बारे में ये सोचा और सुन के केवल उसको अपने मन में रख लिया, लेकिन जब आप बड़े हुए और कहीं ना कहीं आपके जब व्यवहार में ऐसी कोई चीज़ आई तब आपको लगेगा हाँ देखो मैम ने भी कभी ऐसा कहा था कि वास्तव में ये चीज़ जो होती है, ये श्लोक जो होते हैं, जो पढ़ाई होती है, विद्या होती है, जहाँ से भी सीखी जाती है कभी ना कभी हमारे काम आ जाती है। तो विद्या का फल कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जितना ज़्यादा पढ़ने की आदत डालोगे, जितना गेन करने की आदत डालोगे, उतना ही अच्छा आपको फल प्राप्त होगा। ज़रूरी नहीं है पढ़ाई में ही हो, अपन समाज में रहते हैं, व्यवहारिक जीवन में भी हमें ये फ़ायदा देती है। ठीक है, तो आगे देखें कि व्यसनिनः मतलब बुरी लत वालों का विद्या फल नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम, कृपण कहते हैं कंजूस को। ठीक है, कृपण मतलब कंजूस व्यक्ति होता है, उसका सौख्यम यानी सुख नष्ट हो जाता है। तो आपने वो कहानी सुनी होगी ना कि एक मोटा ताजा एक सेठ होता है तोंद वाला, ठीक है, उसके पास खूब बड़ा टीन का डिब्बा होता है घी का, है ना। अब वो इतना कंजूस होता है कि वो रोज़ उस घी को यूज़ नहीं करता है, उसके पास इतना सारा घी है, इसका मतलब वो बहुत रिच है ना। लेकिन वो क्या करता है कि घी के डिब्बे को रोज़ निकालता तो है खाने के समय, लेकिन उसको सूंघ सूंघ के ही रख देता है कि ये ख़त्म ना हो जाए कहीं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, जब धीरे धीरे इसी तरीके से करता गया तो उसके अंदर क्या हुआ, कमजोरी आ गई, उसने प्रॉपरली अपना पौष्टिक आहार नहीं लिया और धीरे धीरे वो क्या होता गया, कमज़ोर होता गया, और एक दिन उसका घी वहीं रखे रह गया और उसका शरीर जो है वो बिल्कुल नष्ट हो गया, है ना। तो कृपण यानी कंजूस व्यक्ति का सुख जो है वो नष्ट हो जाता है। कंजूसी करते रहेंगे तो हम सुखी कैसे होएंगे। ठीक है, हम जो चीज़ ले रहे हैं उसका उपभोग तो करना सीखें ना। आज हम जो चीज़ लेके आ रहे हैं उसका उपभोग नहीं करें, उसको ला के रख दें, तो हमें किस प्रकार का सुख, फिर लेके क्यों आए अपन वो चीज़ें। ठीक है ना, तो कृपण यानी कंजूस नहीं होना चाहिए इतना। ठीक है, कम यूज़ करो बट बहुत अच्छे से अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको आवश्यकता के अकॉर्डिंग यूज़ करो, तो कृपण का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। ठीक है, राज्य प्रमत्त ऐसा राज्य जिसका सचिव यानी मंत्री जो है वो प्रमत्त है। प्रमत्त से मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, लालची है, बुरी लत वाला है, प्रमत्त है बिल्कुल, है ना। तो ऐसा जिसका मंत्री है उस राजा का, नर मतलब नराधिपस्य, उस राजा का राज्य जो है वो भी नष्ट हो जाता है। जिसका मंत्री अच्छा नहीं है राज्य का, उस राजा का राज्य भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये 3 श्लोक आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, मैंने आपको बीच बीच में कहानियाँ बता के इसलिए समझाया कि आप बच्चे जो है वो ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखते हैं, है ना। तो आप लोगों को श्लोक समझ में आए अच्छे से। तो पहला श्लोक आपको
एक बार समरी बता देती हूँ मैं जल्दी से, है ना, कि गुण के बारे में बोला है कि गुण गुणी व्यक्तियों में ही होते हैं, जब वो निर्गुण को प्राप्त हो जाते हैं तो दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण देके बताया गया था कि नदियाँ का पानी जो होता है मीठा होता है, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाती हैं तो उनका पानी भी खारा हो जाता है और पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक है। दूसरे श्लोक में भी हमने देखा था कि मनुष्य के बारे में बताया था कि वो साक्षात पशु के समान है, और पशु भी किस प्रकार का, जिसकी पूंछ और सींग नहीं होते हैं। कब वो ऐसा कहा गया, जब साहित्य संगीत और कला से विहीन होता है, जिसमें ये सब कुछ ही चीज़ें नहीं होती हैं। तो वो तृण न खाता हुआ भी जीवित तो रहता है, तिनका नहीं खाता लेकिन जीवित तो रहता है, वो पशुओं के समान ही। ठीक है। लेकिन उसके भाग्य से तो अच्छा पशुओं का भाग्य है, जो ये सब चीज़ें तो उनमें नहीं होती, लेकिन कम से कम पूंछ और सींग तो उसके अंदर होते हैं, और वो तिनका खाते हुए जीवित रहते हैं। ठीक है। और लास्ट वाला भी अभी अपन ने पढ़ा कि लोभी व्यक्ति का यश यानी प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है, चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है, और जिसने क्रियाएं बंद कर दी हैं उसका कुल नष्ट हो जाता है, वंश नष्ट हो जाता है। जो केवल अर्थ पे ही ध्यान देता है, धन पे ही, उसका धन नष्ट हो जाता है। जो बुरी लत वाला व्यक्ति है उसकी विद्या का फल नष्ट हो जाता है, और जो कंजूस है उसका सुख नष्ट हो जाता है, और ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है जिसका सचिव यानी मंत्री जो है वो प्रमत्त अर्थात बुरा है। ठीक है। तो यहाँ आज अपन ने 3 श्लोक पढ़े, फिर अपन नेक्स्ट में आगे के 4 श्लोक और पढ़ेंगे। इसके अलावा मैं आपके डिस्क्रिप्शन में आपको इस बुक का वो भी डाल दूँगी, ठीक है, लिंक भी। तो जिसके पास बुक्स नहीं है अभी कोरोना की वजह से, कई लोग जो हैं अभी बुक्स नहीं खरीद पाए थे, तो वो इसमें जाके डिस्क्रिप्शन में और लिंक के थ्रू आप बुक खोल लीजिए, और फिर इसके बाद मैं लेसन कंप्लीट करते ही इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी आपकी इसमें एक्सरसाइज डाल दूंगी। ठीक है। तो आपको एक पूरा पैकेज मिल रहा है अच्छे से। जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा अदर स्टूडेंट्स जो हैं वो भी इसका लाभ अच्छे से, बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। ठीक है। तो आप अच्छे से इसको पढ़िए और लाभ प्राप्त कीजिए। ठीक है। ओके, बाय।